गुल्लू उर्फ उल्लू। विक्रम सिंह। अब जहां ईसीएल कंपनी का क्वार्टर है, पहले कभी यहाँ जंगल हुआ करता था। कहते हैं कि जब नए क्वार्टर बनने की योजना बनी, तब ईसीएल ने अपने बड़े बड़े बुलडोजर चलाकर जंगल को साफ कर दिया था। वहां एक साफ सुथरा मैदान बना दिया गया। फिर वहां 2 रूम, 1 हॉल, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम अर्थात 2 बेडरूम वाले क्वार्टर तैयार किए गए थे। और इस क्वार्टर में आने के लिए हर एक कर्मचारी कोशिश करने लगा था। उन्हीं दिनों एक परिवार मनराज चौधरी का रहने आया था। उसके साथ एक बेटी और एक बेटा आया था। यूं तो उसके 3 लड़के और 2 लड़कियां थी, मगर मनराज और उसकी पत्नी के साथ सिर्फ उसका सबसे छोटा लड़का और बेटी ही आई थी। बाकी का परिवार गांव में रह रहा था। करीब सप्ताह भर बाद एक दिन मैं सुबह सुबह उठकर पढ़ने बैठ गया था। सिर्फ मैं ही नहीं, करीब कॉलोनी में हर एक विद्यार्थी सुबह पढ़ने बैठ जाया करता था। उन दिनों हम सब कॉलोनी के सब विद्यार्थी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ते थे। कोई एक आध ही होगा जो मौन पढ़ता होगा। कॉलोनी में सबकी आवाज गूंजती रहती है। उस दिन सुबह अचानक कानों में गानों की आवाज आने लगी। गाना किशोर कुमार का था। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मैं गाने सुनने में मस्त हो गया। करीब 15 मिनट तक एक के बाद एक सदाबहार गाने बजते रहे। अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। कौन पागल सुबह सुबह टेप रिकॉर्डर बजा रहा है? मैंने घर से बाहर दरवाजे के पास आकर खड़ा होकर देखा तो पड़ोस के ही शमसुद्दीन मियां थे और शायद नाइट शिफ्ट ड्यूटी करके आए थे। इस तरह से ऊंची आवाज में गाने बजने की वजह से उनकी नींद टूट गई होगी। गाने की आवाज मनराज चौधरी के घर से आ रही थी। मुझे लगा कि मनराज को गाने सुनने का शौक होगा, मगर जब मियां शमसुद्दीन लगातार गरियाते जा रहा था, मनराज का लड़का रंजीत सिंह उर्फ गुल्लू बाहर निकला। यूं तो उसका नाम रंजीत सिंह था, पर उसको सब घर में गुल्लू कहकर बुलाते थे। गुल्लू नाम पड़ने के पीछे भी कुछ कारण था, क्योंकि कहानी तो मुझे भी नहीं पता थी। बस इतना सुना था कि रंजीत का दिमाग कुछ ऐसा था कि उसके पिता मनराज उसे हर बात पर उल्लू कहकर पुकारने लगे थे। रंजीत जब रूठ जाता, खाना नहीं खाता, तो माँ उसे बड़े प्यार से मनाती थी। हमार रंजीत उल्लू थोड़े हवे, हमार गोलू हवे, हमार सलू हवे, हमार गुल्लू हवे। बस यहीं से रंजीत का नाम गुल्लू पड़ गया था। गुल्लू ने कच्छा पहन रखा था। कच्छे का नाड़ा जूते के फीते का था। बदन पूरा नंगा था। ऐसा लगा जैसे वो घर का काम कर रहा हो। हाँ, ये सच भी था कि गुल्लू घर का काम किया करता था। वो अपने माँ के साथ घर के बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े धोने तक के काम करवाया करता था। जब वो माँ को काम करते देखता तो माँ से कहता, माई तो कितना काम करेली, थक जात हुई। बहनी रीना भी तुहार संग काम ना करेली। बेटा, तुहार बहनी अभी छोट है ना, बड़ हो जाए तो अपने करे लगी। तो ठीक बा माई, जब से बहनी छोट बा, हम तुहार संग काम कराई। बस तब से गुल्लू माँ के हर काम में हाथ बटाने लगा था। गुल्लू ने शमसुद्दीन से कहा, जी क्या बात हो गई? इतनी आवाज करके गाना क्यों सुन रहे हो? जी ठीक है, आवाज कम कर देता हूँ। इतना कह जैसे ही गुल्लू घर के अंदर जाने लगा कि शमसुद्दीन ने कहा, उल्लू का पट्टा कहीं का। बंदूक की गोली की तरह हवा को चीरते हुए शब्द गुल्लू के कानों में ठाए से लगी। गुल्लू ने अपनी गर्दन घुमाकर शमसुद्दीन को देखा और कहा, उल्लू होगा तू। फिर एक से एक गालियां गुल्लू ने उसको दे दी और घर के अंदर चला गया। ये सब देख हम सब हैरान रह गए, मगर खूब मजा आया था, क्योंकि शमसुद्दीन की आदत थी सुबह हो या शाम वो अक्सर हम सबको खेलते देख हल्ला मत करो कह भगा दिया करता था। हाँ, तो वो हम लोगों से गुल्लू की पहली मुलाकात थी। उन दिनों गुल्लू के सदाबहार गानों से उसके पास की लड़की गुल्लू को दिल ले बैठी थी। गुल्लू भी उसे चाहने लगा था। शायद गुल्लू से वो दिन में मिलने से डरती थी कि कहीं किसी ने देख लिया तो माँ बाबूजी को पता चल जाएगा। उसने गुल्लू को पत्र में लिख के दे दिया था, मैं खिड़की के पास में सोती हूँ, तुम रात को खिड़की के पास आकर इशारा करना तो मैं जाग जाऊंगी, खिड़की में आ जाऊंगी। उन दिनों हमारी कॉलोनी में एक चोर की चर्चा थी
कि वो लंबी लकड़ी के आगे हुक लगा कर रखता था। जिसकी भी खिड़की खुली देखता, हुक से उसके घर का सामान खींचकर भाग जाता था। कॉलोनी के लोग उससे काफी परेशान थे। एक रात जब गुल्लू के घर में सारे गहरी नींद सो रहे थे, धीरे से दरवाजा खोलकर वो बाहर आ गया और अपनी प्रेमिका की खिड़की के पास इशारा कर उसे खिड़की के पास बुला लिया। वो आपस में बातें करने लगे। तभी अचानक एक आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। ये सुन प्रेमिका ने गुल्लू से कहा, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। गुल्लू वहां से जैसे ही हटकर रास्ते में आया तो गुल्लू के सामने से चोर भाग रहा था कि गुल्लू ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। गुल्लू के पापा की नींद हल्ले से खुल गई। देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। गुल्लू घर पर नहीं है। बाहर निकलकर देखा तो गुल्लू कुछ लोगों के बीच खड़ा था। वो सब गुल्लू की पीठ थपथपा रहे थे। गुल्लू ने शातिर चोर को पकड़ लिया है। मनराज चौधरी के तो होश उड़ गए। इसलिए नहीं कि उसने चोर को पकड़ लिया, बल्कि इसलिए कि वो रात को बाहर क्या कर रहा था। उस दिन गुल्लू की इनाम में खूब पिटाई हुई थी। गर्मियों की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुले तो मैंने गुल्लू को स्कूल में अपनी ही क्लास में देखा। वो पीछे की बेंच पर बैठा था। मैंने उसे आगे को बुला लिया। वो आगे नहीं आना चाहता था, मगर मेरे कहने पर आ गया। बाद में पता जो चला वो ये कि गुल्लू किसी दूसरे स्कूल में 5वीं में 3 साल फेल हो गया था। मनराज ने हमारे इस सरकारी स्कूल में पैसे देकर सीधा 8वीं में दाखिला करवा दिया था। क्लास में जेएनयू सर आए थे, जिनकी एक अजीब आदत थी कि वो हर किताब से कुछ न कुछ ऊट पटांग सवाल पूछ लेता था। उस दिन भी उसने पहला सवाल गुल्लू से ही किया था, बता कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं। गुल्लू ने फट से जवाब दिया, सर कुत्ते 3 प्रकार के होते हैं। इतना कहने की देर थी कि पूरी क्लास में जोर का ठहाका लगा था। सर ने जोर से चिल्लाकर कहा, चुप। क्लास में एकाएक शांति पसर गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि क्लास में अभी अभी जोर का ठहाका लगा हो। मास्टर साहब ने गुल्लू से कहा, कुत्ते की तीसरी प्रजाति तूने कहां से पैदा कर दी? जरा बताना कुत्ते 3 प्रकार के कैसे हुए? सर एक जंगली, दूसरा पालतू और तीसरा हुआ फालतू, जो गली नुक्कड़ में घूमते हैं, जहां मन किया हक देते हैं। एक बार फिर से जोर का ठहाका लगा। मास्टर जी ने फिर से अपने तेवर से सबको चुप करा दिया। दांत पीसते हुए गुल्लू पर डंडे बरसाने लगे। डंडे बरसाने के बाद उसने गुल्लू को उल्लू का पट्टा कहा था। मैं डर गया कि कहीं गुल्लू मास्टर जी को गाली ना दे बैठे। मन ही मन गुल्लू ने मास्टर जी की खूब माँ बहने की थी, मगर मैं उस दिन सोच रहा था कि गुल्लू अपनी जगह सही है। आखिर उसने प्रैक्टिकल देख जवाब दिया था। सही मायने में गुल्लू की वहां नजर जाती थी जहां इंसान सोचता भी नहीं था। क्योंकि हमारे उसी स्कूल में एक बीएचयू सर हुआ करते थे। उनकी एक बहुत ही गंदी आदत थी। वो आकर क्लास में बैठ जाया करते थे और वो खंगार कर अपने बलगम को मुंह में ले आया करते थे, फिर उसे चबाते रहते थे। उस वक्त पूरी क्लास के लड़के घृणा से भर जाते थे और अपना सर नीचे की तरफ रखते थे। कोई भी उसे देखना नहीं चाहता था, मगर गुल्लू उसे ध्यान से देखता रहता था। मैंने एक दिन गुल्लू से पूछा, यार तुझे घिन नहीं आती उसे इस तरह देखकर? नहीं दोस्त, घिन करने की बात नहीं है, सोचने वाली बात है। साला ये मास्टर चालाक है। बाहर से बबल गम खरीदने की बजाय अच्छा है अपने अंदर से ही बबल गम निकाल कर जुगाली की जाए। इसका मन रखने के लिए मैंने इतना कहा। क्या बात की दोस्त। लेकिन बाद में मैं काफी देर तक इस बात को सोचता रहा कि इस तरह का किसी ने भी क्यों नहीं सोचा। क्या सचमुच बीएचयू सर ऐसा ही सोचकर खंगार कर बबल गम चबाते रहते थे? शायद ये एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न था। लेकिन कुछ दिनों बाद हमने देखा कि बीएचयू सर ने खंगारना छोड़ दिया था और उसके मुंह में असली का कुछ होता था जिसे वो चबाते रहते थे। मैंने देखा कुछ दिनों बाद जेएनयू सर भी गुल्लू से खुश हो गए थे और गुल्लू की 3 कुत्तों वाली बात को सही ठहराने की कोशिश करने लगे। देखो, बाहर के गलियों में घूमने वाले कुत्ते जो होते हैं, इन्हें विदेशों में स्ट्रीट डॉग बोलते हैं। गुल्लू की बात ठीक ही थी, मगर कहने का तरीका गलत था। मुझे ये सब सुनकर अद्भुत लगा। इस रहस्य को जानने की मुझमें प्रबल इच्छा जाग गई। क्योंकि ठंड का समय था और हम सब टिफिन के समय अर्थात लंच के समय छत पर खाना खाने जाते थे।
गुल्लू ने एक दिन मुझे कहा, यार चल आज हाफ डे चलते हैं। उस दिन मुझे एक जंगल के बीच मैदान में ले गया और एक हरी घास के मैदान में जाकर लेट गया। अपने बैग से मीठे बेर का अचार निकाल कर रख दिया। उस दिन खूब अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की ठंड में सूर्य की रोशनी हमारे बदन को गर्म कर रही थी, जैसे माँ शिशु की मालिश कर रही हो। उस पर जब मीठे बेर के अचार को मुंह में लेते थे, अजब सुखद का एहसास हो रहा था। मैंने गुल्लू से कहा, यार गजब का मजा आ रहा है। गुल्लू ने कहा, ठंड में दिन में खुले आसमान के नीचे लेटकर आसमान को देखकर सभी किताब कॉपी से दूर रहकर जो मजा आता है ना, वो और कहीं नहीं मेरे दोस्त। और गर्मियों में रात में छत पर लेटकर आसमान के तारे देखकर सोने में मजा है। इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, नहीं तो अभी चार दीवारी के अंदर इन पागल टीचरों का चेहरा देखकर पक रहे होते। सही तो ये था कि गुल्लू के चेहरे पर भविष्य को लेकर कोई चिंता कभी नहीं रहती थी। एक दिन इसी तरह हम धूप में बैठकर बेर का अचार खा रहे थे। मैंने पूछा, क्या तुम्हें अपने भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं होती? वो हंसा। यार तुम्हारे होते मुझे क्या चिंता है। वो कैसे? क्योंकि यार जब तुम पढ़ लिख कर बड़े ऑफिसर बनोगे तो तुम मुझे अपना चपरासी रख लेना। फिर ना जाने उसने ये बात मुझसे कितनी बार कही थी, मगर गुल्लू की ये बात सुनकर मैं मन ही मन उसे उल्लू ही समझता था। मैं कहता, चपरासी बनने के लिए भी कम से कम 8वीं पास होना पड़ता है। खैर, मेरे अंदर जो एक रहस्य छिपा था वो 10वीं के रिजल्ट आने के बाद खुला। दरअसल गुल्लू 10वीं में बड़े खराब नंबरों से फेल हो गया था, अर्थात वो प्रत्येक विषय में फेल हो गया था। मगर गुल्लू के 9वीं तक तो इस तरह के नंबर नहीं आए थे। मैंने गुल्लू से एक दिन पूछा, क्या रंजीत, तू 9वीं तक तो ठीक ठाक पास हो गया, मगर ये क्या 10वीं में तू सारे विषयों में फेल हो गया? गुल्लू दुखी होने की बजाय जोर जोर से हंसा। वो तो मेरी खट्टी दही और बबल गम का कमाल था। दरअसल गुल्लू ने मुझे जो बताया वो ये था कि वो जेएनयू सर के पास ट्यूशन पढ़ने लगा था, क्योंकि जेएनयू सर को डायबिटीज थी। इसी वजह से गुल्लू उन्हें हर रोज दही दिया करता था, जिससे वो बहुत खुश हो गए थे। गुल्लू हमेशा स्कूल से आने के बाद रात 8 से 9 साइकिल लेकर जेएनयू सर के घर ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। उस समय हम सब घर पर पढ़ा करते थे, इस वजह से हमें ये बात पता नहीं चली। उसने ही मुझे बताया था कि बीएचयू सर को बचपन में बबलगम खाने की आदत थी, मगर उसके बाबूजी कभी उसे पैसे नहीं देते थे। उसी समय गांव में बीएचयू सर से किसी ने कह दिया था, बबलगम तो तुहार भितरे बारे, बस जब मन करी तब खगार ला उके जिबा लिया कर। ये बात गुल्लू को जेएनयू सर ने बताई थी। बस फिर क्या था, गुल्लू ने एक दिन, जो कि टीचर डे का दिन था, बीएचयू सर को एक कलम के साथ बड़ा पैकेट बबलगम का खरीद कर दे दिया। और ये क्रम चलता रहा लगातार, कम से कम 9वीं पास होने तक। लेकिन सही मायने में दोनों सर ये अच्छी तरह जानते थे कि गुल्लू पढ़ने लिखने में एकदम गधा है, इसलिए उसे हमेशा अच्छी तरह पढ़ने के लिए कहते थे। बोर्ड की परीक्षा का पेपर उनके हाथों में नहीं था, इसलिए वो फेल हो गया था। उस दिन मुझे समझ में आया था क्यों गुल्लू मुझे ये कहता था कि तुम मुझे अपना चपरासी रख लेना। उसके बाद गुल्लू लगातार फेल होता गया। हम सब क्लास दर क्लास ऊपर उठते गए। अंततः गुल्लू ने पढ़ाई छोड़ दी। क्योंकि गुल्लू को गाने सुनने का शौक था, इसी शौक ने उसे टेप रिकॉर्डर की मरम्मत करने का मिस्त्री भी बना दिया था। सो वो धीरे धीरे बिजली मिस्त्री बन गया और कई लोग अपने टेप रिकॉर्डर उससे सही कराने लगे। ये वो समय था जब लोगों के पास मोबाइल डीवीडी नहीं हुआ करता था। एक दिन गुल्लू शायद टेप रिकॉर्डर का सामान लेकर बाजार से वापस आ रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक घर धू धू करके जल रहा है। अंदर से बच्चे और स्त्री की रोने की आवाज आ रही थी। आसपास सभी खड़े तमाशा देख रहे थे। गुल्लू ने आओ देखा न ताओ अपनी साइकिल वहीं फेंक दी और किसी सुपरमैन की तरह उसने आग को चीरते हुए अंदर छलांग लगा दी। पलक झपकते ही वो वापस किसी को गोद में लिए छलांग लगाकर बाहर आ गया। उसे जमीन पर लेटा दोबारा अंदर घुस गया। लोग झट से बाहर लाए बच्चे, जिसकी उम्र मात्र 7 साल की थी, देखने लगे और चिल्लाने लगे, भाई डॉक्टर के पास इसे ले चलो। गुल्लू छलांग लगाकर दोबारा वापस आया, फिर किसी को गोद में उठाकर लाया और उसे जमीन पर लेटाकर एक बार फिर अंदर घुस गया। मगर इस बार गुल्लू नहीं निकला।
यही सोच रहे थे फिर दोबारा गुल्लू वापस आएगा। करीब 15 मिनट तक गुल्लू नहीं निकला। फायर दमकल आ गई। उसने आग को करीब 10 मिनट में बुझा लिया। आग बुझने के बाद गुल्लू और एक स्त्री मृत अवस्था में मिले थे। गुल्लू को उठाकर वहीं पास के एक रूम में लिटा दिया गया। वहां अच्छी खासी भीड़ लग गई। लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। कोई कह रहा था लड़का अब जिंदा नहीं है। हाँ, अपनी जान पर खेलकर 2 बच्चों की जान बचा लिए। आजकल ऐसे बच्चे मिलना बड़ा मुश्किल है जो दूसरों के लिए अपनी जान गंवा दे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो गुल्लू को जानते थे। वो कह रहे थे ये तो मनराज चौधरी का लड़का है। एक सज्जन ने पास खड़े एक व्यक्ति के कान में धीरे से कहा, भाई अपनी जान दांव पर लगाकर आग में इस तरह घुस जाना कोई समझदारी है क्या? एक नंबर का उल्लू था ये लड़का। अचानक से गुल्लू उठकर बैठ गया। किस मादर जात ने मुझे उल्लू कहा? उल्लू होगा तू, तेरा खानदान। अचानक से सारे लोग वहां से छिटक गए, कुछ पीछे को गिर गए। वो व्यक्ति जिसने ये बात कही थी वहां से भाग लिया। उसके होश उड़ गए। उसकी समझ में नहीं आया गुल्लू ने ये बात कैसे सुन ली। उस वक्त गुल्लू का चेहरा कुछ जला हुआ सा था जिससे वो और भयानक लग रहा था। लेकिन तब तक गुल्लू के माता पिता आ गए और गुल्लू को अस्पताल लेकर चले गए। कुछ दिनों तक कॉलोनी में शांति रही क्योंकि गुल्लू का टेप रिकॉर्डर नहीं बज रहा था। कितनों के खराब टेप रिकॉर्डर गुल्लू के पास बनने के लिए पड़े थे। करीब 15 दिनों बाद एक दिन सुबह सुबह कुछ लोगों को अखबार लेकर भागते हुए देखा। मैं समझ नहीं पाया कि आज लोग इस तरह अखबार लेकर क्यों भाग रहे हैं। अखबार तो मेरे घर भी आया था मगर अभी तक मैंने अखबार देखा नहीं था। लेकिन इस तरह लोगों को देख मैंने भी अखबार उठा लिया था। उस दिन गुल्लू के बारे में अखबार में छपा था। गुल्लू को राज्य सरकार द्वारा वीरता का सम्मान देने की खबर छपी थी। इस खबर से गुल्लू की चारों तरफ चर्चा होनी शुरू हो गई जिससे सबके होश उड़ गए। मैंने भी गुल्लू को इसकी बधाई दी थी। लेकिन गुल्लू के पापा तो गुल्लू के इस तरह के किए काम से खासे नाराज थे। उनको लग रहा था कि जो मैं गुल्लू के बारे में सोचता था वो सही सोचता था। गुल्लू सही में एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। अपनी जान को इस तरह जोखिम में डाल दिया था। अगर उस दिन कुछ हो जाता तो क्या होता? उन्होंने गुल्लू को गांव में भेजने की योजना बना ली। आखिरी समय में गुल्लू मुझे इतना कहकर गया था, यार मुझे याद रखना, अगर ऑफिसर बन गए तो मुझे अपना चपरासी जरूर रख लेना। मैंने हंसकर गुल्लू से बस इतना कहा था, अरे यार इतना नाम कमाया तुमने, सरकार ने तुम्हें वीरता का सम्मान दिया है, नौकरी भी तुम्हें देगी। गुल्लू गांव चला गया। आगे जो मुझे गुल्लू के बारे में पता चला वो ये कि गुल्लू का गांव में मन नहीं लग रहा था। इस वजह से वो अपने गांव के लड़के के साथ करीब गांव से 100 किलोमीटर दूर तक एक प्राइवेट कंपनी में इलेक्ट्रीशियन लग गया था। करीब साल भर बाद कंपनी कर्मचारियों की छटाई कर नई बहाली करने लगी थी। वो इस वजह से कि वो पुराने कर्मचारियों को परमानेंट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनका सोचना था कि आगे चलकर कर्मचारी परमानेंट करने की डिमांड न कर दे। इस पर सभी कर्मचारी एकजुट हो गए। गुल्लू कर्मचारियों का लीडर बन गया। कर्मचारियों को निकाले जाने पर वो बीच सड़क के चौराहे पर आमरण अनशन पर बैठ गया। गुल्लू करीब सप्ताह भर अनशन पर बैठा रहा। हर दिन अखबार में गुल्लू की खबर छपने लगी। अब गुल्लू का हेल्थ चेकअप करने के लिए स्वास्थ्य विभाग वाले आते और गुल्लू का स्वास्थ्य का चेकअप करके चले जाते थे। अगले दिन गुल्लू की स्वास्थ्य की खबर भी छप जाती थी। कहते हैं उन दिनों कड़ाके की ठंड थी, मगर गुल्लू को ठंड की भी कोई परवाह नहीं थी। कर्मचारियों ने पैसे इकट्ठे कर वहां टेंट लगा दिया, कंबल बिछा दिए गए। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि गुल्लू अनशन करके शहीद हो जाएगा। कंपनी का मालिक तो पैसा देकर प्रशासन तक को खरीद लेगा, मगर गुल्लू का अनशन जारी रहा। अब कुछ नेता भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गुल्लू से मिलने आ गए। उन्होंने साफ साफ कहा, हम इस तरह कर्मचारियों का शोषण नहीं होने देंगे। देखते ही देखते एक युवा नेता भी अनशन में बैठ गया था। फिर मैनेजमेंट के ऑफिसरों के पुतले फूकने जाने लगे। मैनेजमेंट भी धमकी देने लगी कि अगर ये मामला शांत नहीं हुआ तो हम अपना प्लांट उठा लेंगे। गुल्लू ने भी साफ कहा, हम ऐसी धमकियों से नहीं डरेंगे। अंततः श्रम अधिकारी ने कंपनी से बात करके मामले को शांत किया और धीरे धीरे करके सभी कर्मचारियों को वापस ले लिया गया।
कहते हैं यहीं से गुल्लू की दोस्ती नेताओं से हो गई थी। उसने पार्टी ज्वाइन कर ली, पार्टी की रैलियों में जुलूसों में भी जाने लगा, कहीं तो भाषण भी देने लगा। गुल्लू की भाषण सुन पब्लिक खूब हंसती थी। बस मुझे गुल्लू के बारे में यहीं तक पता चला। उसके बाद मुझे गुल्लू के बारे में कुछ नहीं पता चला। काफी लंबा समय बीत गया था। मैं एक रेलवे विभाग में अधिकारी के पद पर नौकरी कर रहा था। करीब 45 की मेरी उम्र हो गई थी। शायद मैं गुल्लू को भूल भी गया था, क्योंकि नौकरी के प्रेशर ने मुझे सब कुछ भुला सा दिया था। काम से आने के बाद इतना थक जाता कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहता। दूसरा, अलग से मेरे परिवार की परेशानी जो थी। एक दिन जब मैं काम से घर वापस आया तो पत्नी ने कहा, आपका कोई खत आया है। चाय पीते समय मैंने खत को देखा। आश्चर्य की बात यह है कि वो खत और किसी का नहीं, गुल्लू का था। पत्र में लिखा था, कैसे हो मेरे दोस्त, ऑफिसर बन गए हो, मुझे याद नहीं किया तुमने। खैर, मैंने भी तो कोई पत्र नहीं लिखा तुम्हें, लेकिन अब तुम्हारी याद मुझे बहुत आ रही है। तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। कहीं दूर गुनगुनी धूप में बैठकर बेर का अचार खाना चाहता हूँ। हाँ, एक खास बात, मैं लोकसभा में आ गया हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त गुल्लू सांसद हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ जीवन के आखिरी समय तक साथ मिलकर काम करें। क्या तुम मेरे साथ सेक्रेटरी के तौर पर काम कर सकते हो? आशा है तुम मुझे ना नहीं करोगे। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा दोस्त। पढ़कर एक बारी मैं खुशी से भर गया था, मगर अगले पल मैं सोचने लगा, अब गुल्लू बड़ा आदमी हो गया है। जब लोग बड़े हो जाते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बंध जाती है। हो सकता है उसने मुझे पत्र अपने बारे में बस बताने भर के लिए भेजा हो, मगर गुल्लू ने मुझे पत्र भेजा है तो मैं उसे निराश नहीं करना चाहता था। सो मैं गिरते पड़ते गुल्लू के पास चला गया। जब मैं गुल्लू के ऑफिस के पास पहुंचा तो मुझे उसके दरबान ने रोक लिया। मैंने एक कागज की पर्ची दरबान को पकड़ा दी। दरबान पर्ची लेकर अंदर चला गया। मेरी सोच के विपरीत गुल्लू बाहर आया और मुझे गले लगाते हुए कहा, कहाँ थे मेरे दोस्त इतने दिन? और फिर उसने मुझसे कहा, आज सब काम काज बंद, आज हम सारा दिन तुम्हारे साथ बिताएंगे। एक जगह जब हम दोनों बैठे हुए थे तो मैंने गुल्लू से पूछा, ये सब कैसे हो गया गुल्लू? उसने मुझे कहा, राजनीति में नहीं आता तो तुम्हारा दोस्त मारा गया होता, क्योंकि मेरे जान के कई लोग दुश्मन बन गए थे। इसलिए मुझे अपनी रक्षा के लिए राजनीति में आना बहुत जरूरी था। मैं मन ही मन सोच रहा था, कहाँ गुल्लू हमेशा मुझे चपरासी की नौकरी के लिए कहता था और आज वो मुझे अपना सेक्रेटरी बनाने के लिए बुलाया है। ऐसा लग रहा था कि गुल्लू हर साल इम्तिहान में पास होता गया था, मैं हर साल फेल होता गया था। कहानी समाप्त। गुल्लू उर्फ उल्लू।